Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for chapter number 6, the administration system and the architecture during the medieval age of class 7. ओके स्टूडेंट्स, हमने जो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। सेकंड जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर बेटा 3 पार्ट है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द विलेज, सेकंड है उसका लिटरेचर, और थर्ड उस टाइम पे कौन कौन सा आर्किटेक्चर्स हुए थे वो। और जो इसके बाद का जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा इसमें वो होगा द चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली, कि किस तरीके से जो हमारे दिल्ली के अंदर जो पावर चेंज हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम इसके चैप्टर्स पे जाते हैं आगे, और चैप्टर्स में क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। द कसम मीर लोग डायरो, अ ग्रुप ऑफ फोक सिंगर्स। अब एक ग्रुप फोक सिंगर का एक ये नाम था, क्या था, कसम मीर लोग डायरो था। ये ग्रुप ऑफ जो सिंगर्स थे उसमें जो फोक सिंगर में ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते ये वो गाने वाले थे। ओके, वॉज ऑर्गेनाइज इन अ विलेज स्क्वायर चौक एंड द एंटायर विलेज इज गैदर देयर एट नाइट। अब एक नाइट को एक विलेज के अंदर प्रोग्राम था जहाँ पे कसम मीर लोग डायरो वाले आने वाले थे, और सारे का सारा प्रोग्राम नाइट में होने वाला था बच्चों। द स्मॉल चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी टेकन द पोजीशन इन द फ्रंट रो। अब आपको पता है कि जो छोटे छोटे बच्चे ऐसा कोई प्रोग्राम होता है गाँव में तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो आगे वाली लाइन में आके बैठ जाते। तो उसी तरीके से उन विलेज के बच्चे भी वहीं पे आके बैठ गए थे। द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वर ऑल्सो बींग संग एट अ लोक डायरो। अब वहाँ पे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, वहाँ पे वो भी लोक डायरो में गाने वाले थे अलॉन्ग विद द फोक सॉन्ग्स। अब लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स तो थे ही थे, साथ में क्या फोक सॉन्ग्स भी वहाँ के गाने वाले थे। द उत्सव लाइक द पालिया रिसाइटल्स। अब जो उत्सव मीन्स पालिया रिसाइटल्स मीन्स ऐसा उत्सव वहाँ पे क्या था कि जो हमारे द सॉन्ग संग्स इन द ऑनर ऑफ द मार्टियर्स। अब मार्टियर्स कौन थे, जो हमारे जो सैनिक लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मार्टियर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके वेरी मच और उनकी याद में भी ये सॉन्ग्स वहाँ पे रखे गए थे। द नेक्स्ट डे ही आस्क हिज ग्रैंडफादर द ग्रैंडफादर व्हाट डज द पालिया मीन्स। अब वहाँ पे जो उसके जो प्रोग्राम हुआ था उसके अगले दिन वहाँ पे क्या बच्चा पूछता है उसके ग्रैंडफादर को कि पालिया का मतलब क्या है। तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज़ द मेमोरेबल कॉमेंट्रिंग द हीरोज़। अभी के पालिया उसका मतलब कि उसने क्या बताया कि ये पालिया का मतलब ये है कि जो हमारे मेमोरीज जो लीडर्स जो जो शहीद हो जाते हैं उनकी याद में हम ये सब हीरोज़ को याद करने में हम ये मेमोरियल उन्हें याद करते हैं। इट इज़ अ लाइफ्स विच प्रोटेक्टिंग द इंश्योर द वेलफेयर फॉर द पीपल, कि ये ऐसे होते हैं जो ट्रिब्यूट्स टू द इट इज़ अ ट्रिब्यूट्स टू द मार्टियर्स who has sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the pupils। अब उन्होंने बोला है कि ये ऐसे हीरोज़ होते हैं जो पीपल की जान बचाते हैं, वो भी बॉर्डर्स पे रह के। हम उसे उसकी याद में हम ये पालिया करते हैं। दिस पालियास आर वर्शिपिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड द सॉन्ग्स एज द होमेज टू दिस मार्टियर्स। अब उनने क्या बोला कि ये जो पालियास हम क्यों करते हैं कि जो कोई भी फेस्टिवल होता है उस पर सॉन्ग्स या कोई सॉन्ग्स होता है ऐसे हम उनके गाते जो उनको उनकी याद में जिन्होंने हमारे देश के लिए जाने दी है, उन शहीदों के लिए, उन मार्टियर्स के लिए हम उन्हें याद में ये सारा लोक डायरो और ये पालियास कराते हैं। दिस इज़ अ कल्चर ऑफ कंट्री, ये क्या है, हमारे कंट्री का कल्चर है। अब उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट इज ग्रैंडफादर। अब जो उत्सव और उसके जो फ्रेंड्स थे उसको उनके फादर को उसके ग्रैंडफादर जो उसके दादाजी थे उसको कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करती है वो सुनते हैं हम। द ग्रैंडफादर प्लीज इलाइट अस अबाउट द कल्चर ऑफ अवर कंट्री। अब वो क्या बोलते हैं कि दादाजी हमारा कंट्री का कल्चर कैसा था, हमें पूरा के पूरा उसके बारे में इलाइटिंग करोगे, मीन्स हमें बताओ कि हमारा कल्चर कैसा था। अब वेट सेड ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, रुको मैं आपको बताता हूँ। ही वेंट इन एंड केम बैक विद द सम पिक्चर्स। अब वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और वापस से बाहर आते हैं और कुछ पिक्चर्स के साथ वो बाहर आते हैं। ही देन आस्क द उत्सव कैन यू सी द टेम्पल इन दिस पिक्चर, क्या आप इस टेम्पल को देख सकते हो। वो एक पिक्चर शो करते हैं और उसको पूछते हैं उत्सव को कि क्या आपको इसके अंदर कोई टेम्पल दिख रहा है। इट सीम्स एज इफ स्टोन्स हैज़ देयर एंड ओन स्टोरीज टू द नरेटेड इजंट इट।
वो बोलते हैं कि क्या इसमें क्या पूरा के पूरा आपको स्टोन से ही दिख रहे हैं कि क्या इसमें है, इजंट इट? यस, टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ द राजपूत एज। अब वो एक उसे को मंदिर का फोटो दिखाते हैं और वहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर वो स्टोन से बना हुआ होता है और वो बताते हैं कि हमारा जो हमारे जो पहले इंडिया का राजपूत एज के टाइम पे जो हमारा इंडिया का जो सिविलाइजेशन और जो कल्चर किस तरीके का था वो बताना चाहते थे। अब वो उसमें आगे बताते हैं कि उसे पहले सबसे पहले कौन सा पॉइंट वो बताते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था राजपूत एज के टाइम पे वो बताते हैं। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द इंडिया वॉज नॉट रूल ओवर बाय एंड वन किंग, द इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू long and small states and the extents of each kingdom depend on the king's military prowess। अब इसमें क्या बोला गया, जो हमारे राजपूत एरा के टाइम पे क्या था, एक ही राजा जो पूरा हमारे इंडिया को राज करता था नहीं था। यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट जो स्मॉल स्टेट्स थे उसके अंदर डिवाइडेड था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राजा लोग राज करते थे और उसके अंडर में ये सब कुछ चलता था। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग्स। अब उसने बोला कि आपको कुछ ना कुछ राजपूत किंग्स के बारे में पता ही होगा। एंड द डायनेसिटी इन द प्रीवियस चैप्टर। अब जैसे हमने राजपूत एज वाला चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग राजास थे, अलग अलग डायनेसिटीज़ थी, कौन से राजा साउथ की अलग, नॉर्थ की अलग थी, सारी डायनेसिटीज़ अलग थी, राजा बीस के अलग अलग थे। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, उसका लिटरेचर पढ़ने वाले हैं, उसका आर्किटेक्चर एंड द एक्सटर्नल इन्वेलेंस ड्यूरिंग द टाइम। और किस तरीके का उसका लिटरेचर था, आर्किटेक्चर था, एक्सटर्नल जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था वो। आफ्टर द 7th सेंचुरी द वेरियस राजपूत डायनेसिटी रूल्स इन इंडिया। अब जो 7th सेंचुरी के टाइम पे क्या जो राजपूत डायनेसिटी था वो हमारे इंडिया में रूल करते थे। However, even through the different dynasty came to the power, there was a little change in the administrative system। अब कोई भी जो पे रूलर, अगर रूलर आता है वहाँ पे राज करता है उस डायनेसिटी में, तो उसमें क्या होता है, पावर तो उसका वही रहता है बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते थे, ज़्यादा कुछ चेंजेस होते थे नहीं। थ्रू किंगशिप वॉज अ हेरिटरी। और वहाँ का जो किंगशिप्स था वो क्या था, पूरा हेरिटरी था। इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज द ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। अब वहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं था कि अगर जो तुम्हारा बड़ा बेटा है वही किंग बनेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स था नहीं। द हेयर अपैट सिलेक्ट्स बाय द किंग्स वॉज कॉल्ड द क्राउन प्राइस। अब वो जो वहाँ पे जो किंग था, वो जो पुराना किंग, वो जिससे सिलेक्ट करता था उसी को ही वो किंग वहाँ पे बनाया जाता था, उसे क्राउन प्राइस मिलता था। इन सम केसेस इवन द पीपल आर मिनिस्टर इलेक्टेड टू सिलेक्ट देयर किंग्स। और वहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम पे ऐसा जो मिनिस्टर्स होते थे वो भी इलेक्ट कर सकते थे उनके किंग्स को। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन द कश्मीर द किंग यशकरा वॉज द सिलेक्टेड एंड द एंथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मण ग्रुप्स। अब जैसे बताया गया कश्मीर के अंदर जो किंग यशकरा थे वो क्या हुए थे और किंग बनाए गए थे, सिलेक्टेड हुए गए थे, वो कहाँ पे हुए थे, कश्मीर के अंदर हुए थे, और वो भी कहाँ से, ब्राह्मण ग्रुप में से हुए थे। अब इन गुजरात द कृपाल वॉज द सिलेक्टेड एज द सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो इन गुजरात के अंदर जो कृपाल थे वो क्या हुए थे, ऐसा सक्सेसर हुए थे, ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर उन्हें सिलेक्ट करा गया था। अब द मिनिस्टर वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज द किंगडम। और वो जहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्हें क्या अपॉइंट किस लिए अपॉइंट किया जाता था बेटा, कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था जो किंग के, उससे पूरा मैनेज, और जो हमारा किंगडम था उसे पूरा किस तरीके से मैनेज करना है, इसलिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता था। Yet at the time the people become the victims of a poor and the wrong administrative policies। और तो भी बट कई बार क्या होता है, जो पुअर लोग होते थे वो भी कई बार क्या विक्टिम बन जाते थे, जो पुअर लोग से एडमिनिस्ट्रेटिव था उसके अंडर में जो पुअर लोग, गरीब लोग होते थे, रॉन्गली एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई ख़राब लोग आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिव में तो वो क्या करते थे, जो बेचारे पुअर लोग थे उन्हें बहुत ही परेशान करते थे। ओके, जब हमारा इसके अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर जो हमारा फर्स्ट है पार्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विलेज। अब विलेज इंस्टीट्यूशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब जो मोस्टली जो पहले के टाइम पे क्या होता था, ज़्यादातर विलेज थे, जितनी सिटीज़ डेवलप थी नहीं, तो मोस्टली जो ज़्यादातर लोग थे वो विलेजेस में ही रहते थे। सो मेन पार्ट जो हमारा मेडिवल पीरियड के अंदर आता था वो विलेजेस का ही आता
था। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पंचायत ही गांव विलेज में देखती थी। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड द मुखी, सरपंच। अब जो वहाँ के जो हेड होते थे, जो सरपंच, उसको क्या बोला जाता है, मुखी सरपंच बोला जाता था पंचायत के। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड द डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। अब उनका एक ही काम, उनको वहाँ पे क्या, उनका क्या रिस्पॉन्सिबल था कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्टिंग कर सके और उनके अच्छे से जस्टिस मिले, वो सारा के सारा। जैसे अभी अपने हाई कोर्ट में जज होते तो वहाँ पे जो सारे डिसीजन कौन लेते थे, मुखी जो सरपंच होते थे विलेज में, वही सारे डिसीजन लेते थे पूरे गांव के। ही वॉज द फाइनल वर्ड। ही वॉज द फाइनल वर्ड मीन्स कि अगर उसने जो वर्ड बोल दिया पूरे विलेज के बारे में कि ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो पूरे विलेज में वही चीज़ होता था। स्टिल इन मैनी केस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो बी द वेरिक्ट एंड द पनिश कल्प्रिट्स। और कई बार क्या होता था, अगर वो नहीं होते, बट कुछ केस ऐसे थे जो ग्राम सभा थी, तो वो भी अगर कोई जो क्राइम करता था तो उन्हें पनिशमेंट दे सकते थे। Even today at the village level, the gram panchayat or the elders of the panchayat provide the guidelines to the people. अब अभी हमें पता है कि चलो विलेजेस है, अब विलेजेस में क्या होता है, सिटीज़ के रूल, स्टेट के रूल, नेशनल के रूल तो चलते ही है, बट अभी भी केसेस में क्या होता है, अगर गांव का कुछ भी डिसीजन आता है तो ग्राम पंचायत के जो भी प्रमुख मुखी सरपंच होते हैं उन्हीं का डिसीजन माना जाता है विलेज में। आपने बहुत आप भी बच्चों, कितने लोग विलेज में रहते होंगे, आपको पता होगा कि सरपंच या का डिसीजन फाइनल ही होता है विलेज के अंदर। एट दैट टाइम द लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। अब उस टाइम पे क्या होता था, हमें पता था लैंड रेवेन्यू था, वही मेन इनकम थी लोगों की। बाकी लोगों के पास दूसरा ये जॉब और ये सब नहीं होता, लोगों के पास फील्ड, खेती और ये सब से ही कमाते थे। ईच किंगडम हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। अब ईच किंगडम था, वो क्या करता था, उनकी कमाई कहाँ से होती थी, लोगों से जो रेवेन्यू मिलता, रेवेन्यू लेते थे। रेवेन्यू मीन्स कि जो हम कोई, जैसे आपके पास खेती है, जो हम बोलते हैं, जैसे आपने वो उसमें भी देखा होगा कि लगान पिक्चर में जैसे वो लेते हैं, दुगना लगान लेते हैं, उस तरीके से वैसे उस टाइम पे भी लिया जाता ताकि आप जो भी कुछ उगा रहे हो उसका कुछ थोड़ा सा परसेंटेज आपको किंगडम में देना पड़ता था। बट यूजली द 6th पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। और क्या बोला था, जितना भी आपके पास होता है पार्ट, उसका 6th पार्ट, कितना पार्ट, 6th पार्ट कल्टिवेशन का आपको लैंड रेवेन्यू में देना पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर टैक्सेस वर ऑल्सो लेविड ऑन द पीपल्स, और अदर दूसरे टैक्सेस भी थे, वो भी लोगों पे लगाए गए थे। द डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंट फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़, और वहाँ पे जो डिफरेंट ऑफिसर्स भी रखे गए थे, अपॉइंट करे गए थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। मोर ओवर द टैक्सेस वर कलेक्टेड एट द पोर्ट्स एंड द ऑक्ट्री पॉइंट्स, और ज़्यादातर ये जो टैक्सेस थे वो कहाँ पे कलेक्ट करे जाते थे, पोर्ट्स पे कलेक्ट करे जाते थे या ऑक्ट्री पॉइंट्स पे कलेक्ट करे जाते थे। द लैंडलॉर्ड कलेक्टेड द टैक्स एंड द पेड ट्रिब्यूट्स टू द किंग, और यहाँ पे जो लैंड लॉर्ड थे वो क्या करते थे, सारा के सारा टैक्स करते थे एंड पेड टू ट्रिब्यूट्स टू किंग, और ज़्यादा सारा कलेक्ट करना, और जितना भी कलेक्ट करते वो सारा के सारा किसको, राजा को दे देते थे। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अब जब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, वो कौन सा है, लिटरेचर है। ओके, ड्यूरिंग द राजपूत एज देर वॉज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज द लिटरेचर ऑफ द वेरियस काइंड। अब जब राजपूत एज था उस टाइम पे भी लिटरेचर, हमारे बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर लिखे जाते थे, रिलीजियस पे अलग अलग वेरियस काइंड के लिखे जाते थे, और अभी भी लिखे जाते हैं, पर उस टाइम पे कुछ डिफरेंट अलग रिलीजियस पे ही लिखे जाते थे। द स्कॉलर एंड द एजुकेशन रिसीव द ग्रेट पेट्रोनिज फ्रॉम द किंगडम, और जो स्कॉलर्स और एजुकेशन थे, जो अच्छे से राइट लिखते थे, अगर वो अच्छा कुछ लिखते तो वहाँ किंग के तरफ से उनको अच्छे से प्राइज़ भी मिलता था। द मैनी लिटरेचर वर्क्स वर कंपोज्ड इन द संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, और बहुत सारे लिटरेचर थे वो किस में अपना कंपोज करते, संस्कृत में करते थे, प्राकृत में करते थे, तमिल में करते, कन्नड़ में करते थे, तेलुगु लैंग्वेज में लिखते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट द मार्क कंपोज द एपिक द शिशुपाल वाद्य। अब जो हमारे जो मेघ थे उससे क्या कंपोज करा था, एपिक शिशुपाल वाद्य जो थी उन्हें लिटरेचर उन्हें कंपोज किया था। द एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ द शिशुपाल बाय द श्री कृष्णा। अब उसने उस एपिक के अंदर क्या डिस्क्राइब करा है कि जो शिशुपाल था उसको किस तरीके से किल करा गया था, बाय श्री कृष्णा ने किस तरीके से शिशुपाल को किल करा था, वो पूरे के पूरे एपिक ये हमें
लिटरेचर के अंदर बताया गया है। सिमिलरली द अदर पोएट द श्रीहर्ष रोड द एपिक द नर्सरी चित्र। ओके, जो हमारे जो श्रीहर्ष थे उसने क्या लिखा था, जो द नशियादी चित्र उन्हें जो एपिक था वो लिखा था, विच इज़ अबाउट द स्टोरी द नल एंड द दमयंती। और जो नल और दमयंती की जो स्टोरी थी उसके अंदर हमें ये चीज़ बताई गई थी। इवन सॉन्ग्स बाय द राधा एंड द अदर गोपीज संग इन द प्रेराइस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा वर प्रेजेंट इन द लिरिक्स मैनर। और जो गोपीज और जो राधा के सॉन्ग्स थे वो भी हमें इस लिटरेचर के अंदर हमें देखने मिलते थे। द बायोग्राफी एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वर ऑल्सो कंपोज इन द पोएट्रिक मैनर्स। और वो जो किंग्स थे, जो जीतते थे राजा, कोई लीडर था, कोई अच्छा होता था, उसकी बायोग्राफी होती थी। मोस्टली तो राजाओं की बायोग्राफी ही ज़्यादातर ये वहाँ पे जो थे, जो पोएट्स जो भी थे वो क्या करते थे, पोएट्री लिरिक्स में लिखते थे, जो भी वो लोग लिखते थे। द हेमचंद्र रोट द कृपाल चित्र। अब जो वहाँ के जो हेमचंद्र थे उनने क्या लिखा था, कृपाल चित्र लिखा था, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सोलंकी किंग ऑफ द गुजरात कृपाल। अब जो गुजरात के जो राजा थे कृपाल, उसके ऊपर उनने एक बायोग्राफी करके लिखी थी हेमचंद्र ने। एंड ग्रामर बुक द सिद्धेम द शब्द भूषण, जो उसने बुक करी थी वो भी उसने वहाँ पे लिखी थी। एज द टाइटल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द किंग सिद्धराज जयसी एंड द हेमचंद्र आर एसोसिएट विद दिस बुक्स। और जो पूरा का पूरा टाइटल था वो उसके किस पे, द किंग थे हमारे सिद्धराज जयसी, और जो हेमचंद्र थे उससे भी एसोसिएट, ये पूरी बुक उससे रिलेटेड भी बेटा पूरी बुक लिखी गई थी। दिस बुक वॉज कंसिडर सो इम्पोर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग द पोजीशन इन द पाटन। अब जो ये पूरी बुक इतनी इम्पोर्टेंट बन गई थी तो ये क्या करी गई थी लास्ट में कि इसे एलिफेंट के ऊपर रखी गई थी, पोजीशन के ऊपर पूरे पाटन के अंदर। अब नॉट ओनली द पोएट्री बट प्ले वर ऑल्सो रिटर्न ड्यूरिंग दैट टाइम। अब अकेला पोएट्री नहीं, खाली वहाँ पे प्ले भी लिखा जाता, मीन्स जो ड्रामा हम प्ले करते हैं वो भी बहुत सारे वहाँ पे लिखे जाते थे। अब भावभूति रोड द उत्तम चरित्र। अब जो भावभूति थे उन्हें क्या लिखा था, उत्तम चरित्र, उन्हें प्ले लिखा था। वाइल द पंडित नारायण कंपोज द हितोपदेश। और जो पंडित नारायण थे उसने क्या कंपोज करा, हितोपदेश करा था। हितोपदेश करके एक जो हमारा ड्रामा था वो करा था। अ कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज बेस्ड ऑन द पंचतंत्र। और ये सारी की सारी जो स्टोरीज थी किसके ऊपर, पंचतंत्र के ऊपर ये हमारी डिपेंड थी बेटा। द आइदर योर स्कूल और द नियर बाय लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग दिस बुक containing collection of the story and the folk tales. Let us know to the reading activities। अब ये बहुत सारी जो पोएट्रीज थी ये अलग अलग जो अपने सब ये ऑथर ने लिटरेचर लिखी, अगर आपको लाइब्रेरी में आसपास भी बेटा अपने जाओगे देखोगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी जगह देखने मिलेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पार्ट 1। आज पार्ट 1 में हमने क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा। उसके अंदर हमने आज के 2 पार्ट देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज और लिटरेचर। इसका जो 3rd पार्ट है आर्किटेक्चर, और जो हम मोहम्मद गजनी और चेंज ऑफ द पावर एट दिल्ली, हम ये 2nd पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर लगता है, मुझे लगता है इसमें आपको पता चल गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।